खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बाहर का मौसम भी पुरसकून हो चुका था और अंदर प्यार के पंछी भी। बिलाल शर्टलेस बेड पर लेटा हुआ था और महावीरा उसके कंधे पर सर रखे उसके सीने के बालों से छेड़छाड़ कर रही थी। बिलाल ने माह की पेशानी से बाल हटाए और अपने लब रखे। महावीरा को आज पता चल रहा था शर्माना किसे कहते हैं। उसने आंखें बंद की और बिलाल के सीने पे बाजू से बाड़ करती हुई शर्माने लगी। मेरी वाइफ तो आज शर्मा भी रही है। बिलाल ने उसे छेड़ा। महावीरा ने बिलाल के सीने पे आहिस्ता से पंच मारा। बिलाल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। एक बात कहूं? कहो, महा मुस्कुराते हुए बोली। आई लव यू माई वाइफ। बिलाल कहते हुए उस पर झुका और उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। महावीरा उसकी तरफ देखती रही। अब वो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ चुका था। तुम प्यार नहीं करती अपने हस्बैंड से? उसने सवालिया नजरों से महावीरा की तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, माह ने शरारत से कहा तो बिलाल देखता रह गया। चलो कभी तो मानोगी, उसने कहते हुए माह को हक किया। बिलाल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, बिलाल ने जवाब दिया। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? माह के अचानक सवाल पर बिलाल की आंखों का रंग बदला, जो कि माह देख नहीं पाई। एक एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ गए, वो सर्द लहजे में बोला। क्या? माह को हैरत का झटका लगा और उठकर बिलाल की तरफ देखने लगी। बिलाल के चेहरे पे दुख वाज़े हुआ। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, मेरे बारे में जानना तुम्हारा हक है। महावीरा ने बिलाल से यह भी पूछना था कि वो काम क्या करता है, मगर उसके पेरेंट्स की मौत का सुनकर उसे खुद भी दुख हुआ और बिलाल से अब मजीद सवाल करना मुनासिब नहीं था। माह अपने गिर्द चादर लपेटते हुए उठने लगी। कहाँ जा रही हो? बिलाल को उसका उठना अच्छा नहीं लगा। शाम होने वाली है, मुझे घर जाना है, डैड परेशान हो जाते हैं। ओके, बिलाल ने कहा। माह 10 मिनट में रेडी होकर घर के लिए निकल गई। जायशा ने अपने कमरे में बैठकर गिफ्ट पैक खोलना शुरू किया। इतना प्यारा मोबाइल देखकर उसके होश उड़ गए। ये तो बहुत महंगा होगा, उन्होंने क्यों लेके दिया? वो खुद कलामी करते हुए सोच में पड़ गई कि अचानक मोबाइल रिंग हुआ। उसने नंबर देखा तो आहिल का था। उसने हिचकिचाहट से कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम, आहिल की तरफ से आवाज आई। वालेकुम अस्सलाम, जायशा आहिस्तगी से बोली। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत प्यारा, लेकिन ये बहुत महंगा होगा, मैं ये नहीं रख सकती, उसने हिचकिचाहट से कहा। गिफ्ट वापस नहीं करते पागल लड़की। जायशा खामोश हुई। लेकिन मैं अम्मी अब्बू को क्या जवाब दूंगी? आपने मुझे इतना महंगा मोबाइल क्यों लेकर दिया? वो परेशान हुई। उन्होंने कुछ कहा तो मुझे बताना, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, जायशा बोली। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छाई। जायशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहें। मुझे ये कहना था कि मैं तुमसे। आहिल रुका तो जायशा की हथेलियां नम होने लगीं। मैं तुमसे ये बात फोन पर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम नॉर्मल फील करो। अगर आमने सामने ये बात करता तो शायद तुम्हारी हालत गैर हो जाती, मगर उसे क्या पता था जायशा की हालत अब भी गैर हो रही थी। कुछ देर खामोशी छाई। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ जायशा। मैंने आज तक किसी भी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम दिल बनकर मेरे सीने में धड़कने लगी हो। शुरू में मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। दिल के हाथों जब मजबूर हुआ तो मैं देखने के लिए तुम्हारे घर चला आया। अब मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाता। जायशा के दिल की धड़कन तेज हुई। उसके पसीने छूटने लगे। वो उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था। क्या तुम मेरी बीवी बनना पसंद करोगी? आहिल के बोलने की देर थी। जायशा ने कॉल डिस्कनेक्ट करके तकिए के नीचे मोबाइल रखा और चेहरा हाथों में छुपा लिया। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। उसका दिल संभलने नहीं संभल रहा था। वो उठी और टेबल से पानी का गिलास उठाकर अपने अंदर उंडेलने लगी। उफ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा। उसने अपने दिल पे हाथ रखकर थपकियां देनी शुरू की।
आहिल की बातें अभी तक उसके कानों को सुनाई दे रही थी। उधर जायशा के कॉल बंद करने पर आहिल मुस्कुराया। वो जानता था उसकी हालत गैर हो चुकी है, मगर यह इजहार भी तो उसके लिए बहुत जरूरी था। अब वो जायशा के बगैर रहना उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। वो जल्द अज जल्द उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। फारिया की बर्थडे को गुजरे आज 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। उसके पेरेंट्स ने लाख लाड प्यार से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो किसी को नहीं बता रही थी। वो अपना कमरा लॉक किए मोबाइल पर आहिल की तस्वीर हसरत से देख रही थी जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। स्क्रीन पे रेहान का नंबर था। वो इन 3 दिनों में उसे कई बार कॉल्स और मैसेजेस कर चुका था, जिसमें से एक का भी फारिया ने जवाब ना दिया। इस बार फारिया ने कॉल रिसीव की। हेलो फारिया। रेहान की आवाज में बेचैनी थी। फारिया मोबाइल कान को लगाए खामोश रही। फारिया, क्या तुम मुझे सुन रही हो? फारिया की तरफ से फिर कोई जवाब ना आया। मैं 3 दिन से मुसलसल तुमसे कांटेक्ट कर रहा था, तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही थी? फारिया खामोश रही। फारिया, मुझसे बात करो प्लीज यार, ऐसे मत करो, मुझे तकलीफ होती है। तुम्हें तकलीफ क्यों होती है रेहान? वो आस्तगी से बोली। क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हम सालों से एक दूसरे के साथ हैं, तुम्हें ये बात बताने की मुझे जरूरत है क्या? वो तंग आकर बोला। सालों से तो आहिल भी हमारे साथ है, उसे मेरी फिक्र क्यों नहीं? उसे तकलीफ क्यों नहीं होती? वो बोली तो उसकी आंखों की बाड़ तोड़कर 2 आंसू रुखसार पर फिसलने लगे। फारिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हम जो चाहें जरूरी नहीं कि वही हो, लेकिन मैं जो चाहती हूं मैं वो करके रहूंगी। रेहान, आहिल सिर्फ मेरा है, सिर्फ फारिया का। वो अज़म से बोली। फारिया, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, प्लीज कुछ गलत मत करना यार। रेहान अब सही मानों में परेशान हुआ था। फारिया के लब दर्द से मुस्कुराए और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गई। रेहान सर पकड़कर बैठ गया। महावीरा लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब सुल्तान साहब की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ड्राइवर ने गेट खोला, उन्होंने गाड़ी पार्क की और घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गए। कैसी है मेरी गुड़िया? सुल्तान साहब आते माँ के पास बैठे और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? आज ऑफिस में काम ज्यादा था, थकावट हो गई है। सुल्तान साहब कंधों को हाथ से दबाते हुए बोले। डैड, मैं आपके कंधे दबा देती हूं ना। वो उठी और सोफे के पिछली जानिब खड़ी हो गई। अरे माहा बेटा, ना करो, मैं पेन किलर ले लूंगा। नो डैड, आज मुझे आपकी खिदमत करने दें। वो उनके कंधे दबाती हुई बोली। किस लिए हो रही है डैड की खिदमत? सुल्तान साहब मुस्कुराते हुए पूछा। उफ डैड, तो आप क्या समझते हैं मैं अपना कोई मतलब निकालने के लिए ही आपकी खिदमत करूंगी? आप मेरे डैड हैं, मेरा फर्ज बनता है। क्या बात है गुड़िया, आज लग रहा है मेरी बेटी बड़ी हो गई है। सुल्तान साहब बोले तो माँ शर्मा गई। ले, नहीं दबाती, खुद ही पेन किलर खाइएगा। वो मुंह बनाती वापस उनके साथ आकर बैठ गई। सुल्तान साहब प्यार से उसके सर पर थपकी लगाई। कल शाम हमें तुम्हारे फारूक अंकल के घर डिनर पे जाना है। महावीरा को इस रात की बात याद आने लगी जब उसे ढेरों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। डैड, मैं नहीं जाऊंगी, आप खुद जाएं, मैं और शर्मिंदा होना नहीं चाहती। वो नाराजगी से बोली। मगर बेटा, फारूक ने तुम्हारा स्पेशली कहा है, मैं कैसे अकेला चला जाऊं? नो डैड, मैं नहीं जाऊंगी, बस कह दिया। वो जिद्दी बनी। महा बेटे देखो, अभी तुम पापा की अच्छी बेटी बनकर खिदमत कर रही थी और अब बात मानने से इनकार कर रही हो। ऐसे तो नहीं करती ना अच्छी बेटियां। उन्होंने माहा को फुल इमोशनल ब्लैकमेल किया। तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? सुल्तान साहब झट से बोले। मैं वहां वैसे जाऊंगी जैसे मैं हकीकत में हूं, मुझे बिल्कुल भी फेक नहीं बनना। मगर बेटा, वो क्या सोचेंगे, उस दिन कैसे थी और अब कैसे है? सुल्तान साहब परेशान हुए। डैड, उन्होंने जो भी सोचना हुआ या उन्होंने कुछ कहा तो ये संभालना मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र रहें। सुल्तान साहब खामोश हुए। सोच लें डैड, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं? माँ बोली तो सुल्तान साहब मुस्कुरा दिए। जैसे मेरी गुड़िया की मर्जी। उन्होंने महावीरा की शर्त मान ली। तो ठीक है, मैं जाकर अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करती हूँ, आप फ्रेश होकर आएं, फिर मिलकर डिनर करते हैं। वो सोफे से उठती हुई बोली। ओके पापा की गुड़िया।
वो उठे और अपने कमरे की तरफ चल दिए। रुखसाना और सिद्दीक साहब अपने कमरे में बैठे थे जब जयशा उनके पास आई। सिद्दीक साहब ने अपनी बेटी के चेहरे पे परेशानी नोट की। जयशा बेटे, कोई परेशानी वाली बात है क्या? सिद्दीक बोले तो रुखसाना भी यही सवाल किया। अम्मी, अब्बू, मैंने आपको कुछ बताना है। जयशा बमुश्किल बोल रही थी। क्या बताना है जयशा, बताओ भी। रुखसाना बोली। ओहो रुखसाना, बच्ची पहले परेशान है, तुम प्रेशर तो ना डालो उस पर, वो बताने के लिए आई है तो बता देगी। सिद्दीक ने रुखसाना को टोका। ठीक है, अब ये तुम बाप बेटी का मामला है, मैं चुप हूं। जायशा सिद्दीक साहब के पास उनकी चारपाई पर आकर बैठी। अब्बू ये, वो मोबाइल दुपट्टे से निकालते हुए बोली। इतना महंगा मोबाइल, ये कहां से आया? अब्बू ये मुझे आहिल ने दिया है, आज कॉलेज से उन्होंने मुझे पिक भी किया था तभी मोबाइल दिया। वो परेशानी से रुक रुक कर बोल रही थी। इतना महंगा मोबाइल देखकर रुखसाना भी हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने छोटे मोबाइल के अलावा कोई और मोबाइल कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। तो बेटा तुम्हें उससे नहीं लेना चाहिए था, सिद्दीक साहब बोले। अब्बू उन्होंने गिफ्ट पैक में दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि क्या होगा इसमें। मैंने इनकार भी किया मगर वो नहीं माने। ठीक है बेटा, तुम मोबाइल लो और अपने कमरे में जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? सिद्दीक साहब ने जायशा को पुरसुकून करने के लिए कहा। जी अब्बू, वो कहती हुई उठी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सिद्दीक साहब, इतना महंगा गिफ्ट उसने क्यों दिया जायशा को? वही बात है रुखसाना जो मैं तुमसे कहता था, ये लड़का जल्द ही अपने घर वालों को हमारे घर लेकर आएगा, हमारी जायशा का हाथ मांगने। सिद्दीक साहब खुश होते हुए बोले तो रुखसाना भी सोच में पड़ गई। दरवाजे के बाहर खड़ी जायशा ने भी उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। फारूक हमदानी ऑफिस से आए तो शहरोज को लाउंज में अपनी दादों के घुटनों में सर रखे बैठे देखा। क्या बात है, दिन ब दिन प्यार बढ़ रहा है दादी पोते में। प्यार तो बढ़ेगा, मेरा फर्मा बरदार पोता है, तेरी तरह थोड़ी है जिसने कभी जीना मरना नहीं पूछा था। दादो, फारूक साहब को ताना देते हुए बोली। फारूक साहब शर्मिंदा होकर रह गए। उनकी बेचारी शक्ल देखकर शहरोज अपनी हंसी दबाने लगा। हाय, मेरे कितने ख्वाब थे कि मैं अपनी पसंद की बहू ढूंढूंगी, फिर इससे अपनी जिंदगी के 100 दुख सुख करूंगी, कभी कभार मजाक के लिए थोड़ी नोक झोंक भी कर लूंगी, मगर तेरे इस निकम्मे बाप ने मेरे सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया। अरे मेरी प्यारी दादो, आप दिल छोटा क्यों करती हैं? आप अपना ये ख्वाब अपने इस हैंडसम पोते पे पूरा कर लेना, मेरे लिए अपनी पसंद की दुल्हन लाना। अब आप खुश हैं? हैं? सच्ची पुत्र, तू सही कह रहा है। दादो को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका ख्वाब जो हसरत बनकर उनके दिल में रह गया था अब पूरा हो सकता है। जी मेरी प्यारी दादो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो उनका हाथ चूमते हुए बोला। दादो ने खुशी से शहरोज का माथा चूमा और फारूक की तरफ गुस्से से देखा। फारूक साहब अब अपनी ही बात करने पर पछता रहे थे। शहरोज, आज शाम को कहीं जाना नहीं? फारूक को याद आया तो बोले। क्यों पापा, कोई काम है मुझसे? अरे नहीं, आज शाम हमारे घर सुल्तान और उनकी बेटी इनवाइटेड हैं, तुम्हारा होना भी जरूरी है। जाने क्यों शहरोज को महावीरा के आने का सुनकर खुशी हुई। कितने बजे आ रहे हैं वो लोग? शहरोज ने पूछा। 2 घंटों तक पहुंच जाएंगे, मैं जरा मुलाजमा को बता दूं शाम का मेन्यू। फारूक कहते हुए उठे। उनके जाते ही शहरोज मुस्कुराया तो दादो ने उसे कान से पकड़ा। क्या सोच के मुस्कुराया जा रहा है? उफ दादो, कोई बात नहीं है, कान छोड़े ना। महावीरा के ख्यालों में वो भूल ही गया था कि उसकी दादो उसके पास बैठी हैं। आ जा रही है ना वो? दादो ने उसे छेड़ा। अरे दादो, कौन आ रही है? शहरोज मासूम सा मुंह बनाकर बोला। चल, दादी को बेवकूफ समझता है, वो उसका काम छोड़ते हुए बोली। जी दादो, बस एक ही बार मिला हूं उससे जब पापा के साथ डिनर पे गया था उसके घर। शहरोज ने मुस्कुराकर दादो का हाथ पकड़ा। कैसी लगी, मुझे भी तो बताओ। दादो एक्साइटेड हुई। बहुत प्यारी दादो, जैसे कोई परिस्तान की परी हो, इंतहाई मासूम और बेहद खूबसूरत। वो कहता हुआ खोस आ गया। बस जल्दी से रात हो ताकि मैं अपनी होने वाली बहू को देख सकूं। मगर दादो, आप उससे अभी कुछ मत कहना, वो उन्हें समझाता हुआ बोला। अरे चल,
मैं तो सवालों की लिस्ट बनाकर रखती हूँ। मुझे सुघड़ बहू चाहिए जिसे खाना बनाना आता हो, घर संभालना आता हो, अपने शौहर के साथ बाकी घर वालों का भी ख्याल रखे। दादू एक एक बात उंगली पर नोट करते हुए बोली। लेकिन दादू प्लीज आज कुछ ना पूछना उससे, उसे तो मालूम भी नहीं मुझे वो पसंद है। चल ठीक है, तू कहता है तो कोई सवाल नहीं करती। वो खफा सी बोली। मेरी प्यारी दादो, आप नाराज तो मत हो, बाकी आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। वो लाड से उनके गले लगते हुए बोला तो दादो मुस्कुरा दी। महावीरा बेटे जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। सुल्तान साहब और महावीरा फारूक हमदानी के घर डिनर पे इनवाइटेड थे, तो सुल्तान साहब टाइम देते हुए महावीरा को बुलाने लगे। बस आई डैड, वो कहती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। अब वो सही मानों में महावीरा सुल्तान लग रही थी। मुझे तुम्हारा नाम भी लड़कों वाला रखना चाहिए था। सुल्तान साहब उसकी मर्दाना लुक देखकर मुस्कुराए। नो डैड, आई लव माई नेम टू मच, थैंक गॉड यू डिड नॉट चेंज इट। सुल्तान साहब उसकी बात पे मुस्कुरा कर रह गए। चलो बेटा गाड़ी में बैठो। वो दोनों गाड़ी में बैठे और हमदानी हाउस की तरफ रवाना हुए। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी गेट पर थी। उनके वॉचमैन ने गेट खोला तो सुल्तान साहब ने गाड़ी अंदर पार्क की। घर के अंदरूनी दरवाजे से फारूक हमदानी और शहरोज बाहर आ रहे थे। सुल्तान साहब फारूक के गले मिले और शहरोज से हैंडशेक किया। शहरोज की नजरें माहा की मुंतजिर थी। माहा ने अपने वाइट जॉगर शूज का कदम बाहर निकाला तो शहरोज को हंसी आई। लगता है मोहतरमा उस दिन शूज चेंज करना भूली नहीं थी। सूट के नीचे जॉगर उनका अपना ही ऐजाद करदा फैशन है, उसने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा। महावीरा गाड़ी से निकली तो शहरोज के साथ साथ फारूक साहब की भी विकटें उड़ी। ब्लैक ड्रेस शर्ट, वाइट जीन्स, वाइट शूज, हाथ पे बंदी ब्रांडेड जेंट्स वॉच और बॉयज हेयर कट के साथ वो मर्दाना सी चाल चलती उनके करीब आई। हाय अंकल, आई एम महावीरा सुल्तान खानजादी। फारूक साहब तो सदमे से बोल भी नहीं पा रहे थे। जो लड़की वो उस दिन देखकर आए थे और जो अब उनके सामने थी, इनमें तो जमीन आसमान का फर्क था। हाय महावीरा बेटा, फारूक बमुश्किल बोल पाए। अब महावीरा की नजरों का मरकज शहरोज था। सुल्तान साहब ने बाप बेटे को शौक देखा तो फारूक का हाथ पकड़े अंदर की जानिब बढ़ गए। हेलो मिस्टर शहरोज, महावीरा ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। शहरोज होश में आया। क्या हो गया, इतने शॉक क्यों हैं आप? वो एक साइड मुस्कुराती बोली। तो इसलिए मोहतरमा उस रात लेडीज ड्रेस में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। शहरोज उसे गहरा देखकर बोला। वो तो डैड ने जिद की थी, वरना मैंने तो इस टाइप के ड्रेसेस को कभी हाथ भी नहीं लगाया। वो अपने छोटे बालों में हाथ फेरती हुई बोली। जिस भी लिबास में होती हो हुस्न कमाल रखती हो। वो मुंह में बड़बड़ाया। क्या कहा? माँ ने पूछा। कुछ नहीं, अंदर चले। वो दोनों अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगे। शहरोज के दादा दादी लाउंज में सोफे पर बैठे थे। उसके दादा तबीयत नासाज होने की वजह से कम ही बोलते थे। दादो की नजर शहरोज के साथ आती महावीरा पर पड़ी। सुल्तान पुत्र, तू अपने बेटे को ले आया है, बेटी को भी साथ लाना था ना? सुल्तान साहब शर्मिंदा से होकर रह गए। दादो, ये सुल्तान अंकल की बेटी है। शहरोज बोला। हाय मेरे रब्बा, ए कुड़िए। वो अपनी टोड़ी पे हाथ रखे महावीरा को नीचे से ऊपर तक देखने लगी। महावीरा चलती हुई उनके करीब आई और सलाम लेके सर उनके आगे किया। यही अमल उसने शहरोज के दादा के साथ दोहराया। दादो ने सलाम का जवाब देते हुए उसके सर पे हाथ रखा। सुल्तान पुत्र, तेरी 2 बेटियां हैं तो दूसरी वाली को साथ क्यों नहीं लाया? दादो, मैं सुल्तान हाउस की इकलौती बेटी हूँ, महावीरा सुल्तान। महावीरा उनके पास आकर बोली। दादो शहरोज की तरफ देखने सवालिया नजरों से देखने लगी तो वो नजरें झुका गया। पुत्र, तू माशाल्लाह है तो बड़ी सोनी, पर तूने ये अपना हाल क्या बना रखा है? दादो हैरत से पूछने लगी। महा एक साइड मुस्कुराई तो शहरोज ने उसकी तरफ देखा। दादो, मैं बचपन से ऐसी हूँ। मेरी माँ तो थी नहीं जो मुझे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती। डैड ने मेरे लिए आया रखी थी
आया कभी भी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती। डैड तो ऑफिस होते थे और मेरे पास होते थे आहिल भाई। बस उनको देखकर मैं जिद करती थी कि मुझे इन जैसे कपड़े और शूज पहने हैं। तब बच्ची समझकर सब मेरी जिद पूरी करते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं इसी लिबास की आदी हो गई। महावीरा अपनी बात पूरी करके खामोश हुई। दादो और वहां बैठे सभी लोग उसकी बात सुनकर दुखी हुए। दादो ने महावीरा का माथा चूमा और उसे प्यार करने लगी। तेरी माँ नहीं है पर दादो तो है ना, वो महा की ठोड़ी पकड़ते हुए बोली। महा ने दादो की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। फारूक दिल ही दिल में खुद को कोस रहे थे कि पिछली बार जब वो उनके घर गए थे तो इस बात को बुरा भला बोला था। उनके तो ख्याल में भी नहीं था कि महा भी लड़कों की तरह रहती है और उसके पीछे दुख भरी वजह भी है। मेरा ख्याल है मैं खाने की टेबल पर चलना चाहिए, शहरोज ने माहौल बदलने के लिए कहा। हाँ भाई चलो, फारूक बोले तो सब उठकर टेबल की तरफ चल दिए। जायशा तार से कपड़े उतारने के लिए छत पे आई। उसके घर का दरवाजा खटका तो वो छत से देखने के लिए आगे बढ़ी। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। नीचे आहिल अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। आहिल की अचानक नजर ऊपर की तरफ गई तो रुख बदलना भूल गई। खूबसूरत मूरत की मानंद चेहरे पर काली जुल्फों की लटें रक्स कर रही थीं। आहिल की नजरों में चाहत इतनी थी कि सदियों उस मूरत को देखता रहे और दिल ना भरे। रुखसाना बेगम ने दरवाजा खोला तो आहिल को छत की तरफ देखता पाया। जयशा को मालूम हो गया था कि उसके घर का दरवाजा खुल चुका है। वो तेजी से 2 कदम पीछे मुड़ी। आहिल बेटा आप, वो उसका ध्यान हटाने के लिए बोली। जी। आहिल होश में आया तो नदामत का एहसास हुआ। जी आंटी, मैं आपसे और अंकल से मिलने आया हूँ। अंदर आओ, रुखसाना उसे रास्ता देते हुए बोली। आंटी गाड़ी में कुछ सामान है, मैं उठा लूं? वो मुड़ा और गाड़ी से कुछ पैक्स उठाए। आहिल घर में दाखिल हुआ तो रुखसाना ने दरवाजा बंद किया। आहिल ने पैक्स रुखसाना की तरफ बढ़ाए। बेटा ये क्या है, ये जहमत क्यों? बेटा भी बोलती हैं और जहमत का भी कह रही हैं, आहिल ने कहा तो रुखसाना ने मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ रखा। जायशा नीचे आओ, रुखसाना ने आवाज लगाई। आओ आहिल बेटा, इस कमरे में आओ। आहिल खामोशी से उनके पीछे चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अरे आहिल बेटा तुम? सिद्दीक उठकर बैठे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप अंकल? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ? आपके सामने हूँ, आहिल मुस्कुराते हुए बोला। अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे, हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे, सिद्दीक साहब बोले। जायशा सीढ़ियां उतरती हुई आई, कपड़े रखकर किचन का रुख किया। अम्मी कौन आया है? आहिल आया है। रुखसाना को मालूम था कि वह छत से आहिल को देख चुकी है, मगर इस बात का जिक्र नहीं किया। मगर वो क्यों आए हैं और ये पैकेट्स में क्या है? उनमें बहुत सी किस्मों के फ्रूट्स हैं। रुखसाना एक पैकेट से फ्रूट निकालती हुई बोली। जायशा की छठी इसने काम किया। उसने दिल में सोचा कि कहीं आहिल उसके बारे में बात करने तो नहीं आया। जायशा सोच क्या रही हो? आहिल के लिए चाय बनाओ। जी बनाती हूँ। उसने चाय बनाने के लिए चूल्हा ऑन किया। रुखसाना कमरे में आकर बैठ गई। आंटी अंकल, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ, आहिल हिचकिचाते हुए रुक रुक कर बोला। सिद्दीक साहब जान गए कि आहिल क्या बात करने आया है, मगर खामोश रहे। रुखसाना भी आहिल की तरफ मतवज्जे हुई। हाँ बेटा करो, क्या बात है? रुखसाना बोली। आंटी मैं ये कहना चाहता हूँ। आहिल के चेहरे से घबराहट वाज़े होने लगी। बोलो बेटा क्या बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्दीक साहब ने आहिल को तसल्ली दी ताकि वो घबराए नहीं। अंकल मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं अकेला इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपकी रजामंदी जान सकूं। अगर आप इसके लिए राजी हैं फिर ही मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊंगा। वो एक सांस में बोलता हुआ अपनी बात खत्म कर गया। सिद्दीक साहब कुछ देर खामोश रहे और रुखसाना को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आहिल इतनी जल्दी उनसे जायशा की बात करेगा। हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाओ और अपने माँ बाप को लाने में देर मत करना, सिद्दीक मुस्कुराते हुए बोले। तो आहिल ने उनकी तरफ देखा। अब उसकी सांसें बहाल हुई थीं। तभी जायशा हाथ में चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। आहिल ने कुन अखियों से जायशा की तरफ देखा तो जायशा नजरें झुका गई। आहिल ने चाय का कप उठाया और जायशा कमरे से बाहर चली गई। तो बताओ कब ला रहे हो अपने अम्मी अब्बू को? सिद्दीक साहब बोले। अंकल मेरी मामा
मेरी छोटी बहन की पैदाइश पर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अब मेरी फैमिली में मेरे डैड और छोटी बहन ही है। बहुत दुख हुआ सुनकर, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। सिद्दीक बोले तो रुखसाना और आहिल ने आमीन कहा। आहिल ने चाय के कुछ घूंट पिए और टेबल पर रखकर खड़ा हो गया। मुझे अब इजाजत दें। अरे बेटा, चाय तो पी लो, रुखसाना बोली। आंटी, चाय मैंने पी ली है, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है आहिल बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रुखसाना, जाओ आहिल को दरवाजे तक छोड़कर आओ, सिद्दीक रुखसाना को बोले। वो हाँ में सर हिलाती उठी और आहिल के पीछे चल दी। आहिल कमरे से बाहर निकला तो जैशा के कमरे की तरफ देखा। वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी, जैसे वो भी उसकी एक झलक देखने की मुंतजिर हो। आहिल ने शिद्दत भरी नजरों से उसे देखा तो वो दरवाजे के पीछे छुप गई। आहिल उसकी इस अदा पे मुस्कुराया और बाहर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वो रुखसाना को अल्लाह हाफिज बोलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। रुखसाना ने दरवाजा बंद किया। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि उनकी बेटी इतने अच्छे और अमीर लड़के की बीवी बनेगी। इधर सिद्दीक साहब ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। खाने से फ्री होकर सुल्तान और फारूक आपस में बातें करने लगे। शहरोज ने महावीरा को लॉन में घूमने का कहा तो सुल्तान साहब ने भी महा को शहरोज के साथ जाने का कहा। अब वो दोनों लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। दोनों के दरमियान खामोशी थी। शहरोज की नजरें बार बार उसको देखती। उसे महावीरा इस लुक में भी हसीन लग रही थी। क्या हॉबीज हैं आपकी? शहरोज ने खामोशी को तोड़ा। बहुत सी हैं, लेकिन लॉन्ग ड्राइव ज्यादा पसंद है। नाइस, वो मुस्कुराया। एक बार फिर खामोशी चाहिए। कोई है आपकी लाइफ में? शहरोज ने पूछा तो महावीरा की सोच में फौरन बिलाल आया। नहीं, कोई नहीं है। उसे झूठ बोलते हुए दुख हुआ। बिलाल उसका शौहर था। वो भी चाहती थी अपने नाम के साथ बिलाल का नाम लगाकर सबको सरेआम बताए। महावीरा का जवाब सुनकर शहरोज को सुकून मिला। अब वो आसानी से फारूक साहब से अपनी और महा की बात कर सकता था। और आपकी लाइफ में है कोई? महा ने खामोशी दूर करने के लिए सवाल किया। अब तक तो नहीं थी मगर अब है, वो मानी खेज बोला। मगर महा उसकी बात समझ ना पाई। वो दोनों फिर खामोशी से चलने लगे। चलते हुए महावीरा का अचानक पांव मुड़ा। वो गिरने ही वाली थी जब शहरोज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा तो महा उसके सीने से आकर टकराई। शहरोज उसे भटकी निगाहों से देख रहा था। महा का सांस अटक गया। वो बिलाल के निकाह में थी और एक गैर मर्द ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। वो उसे धक्का देती हुई 4 कदम पीछे मुड़ी। उसे शिद्दत से नदामत हो रही थी कि वो उसके साथ लॉन में क्यों आई। इधर शहरोज ने महावीरा के रिएक्शन को उसका शर्माना और घबराना समझ बैठा। शहरोज ने कुछ बोलने के लिए लब खोले तभी घर के अंदरूनी दरवाजे से फारूक और सुल्तान साहब आते दिखाई दिए। तुमने वापस आकर बहुत अच्छा किया फारूक, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया। सुल्तान साहब खुशी का इजहार करते हुए बोले। सच पूछो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। वापस आकर अपना मुल्क अपना ही होता है, उसके जैसा सुकून कहीं नहीं। वो दोनों चलते हुए शहरोज और महा के पास आए। क्यों बेटा शहरोज, तुम तो लंदन में पैदा हुए, वहीं पले बड़े हो, तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान आकर? वापस जाने को दिल करता है क्या? सुल्तान साहब शहरोज से मुखातिब हुए। ये बात सच है अंकल, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मगर पापा ने आज तक पाकिस्तान की बातें करके मेरे दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत डाली। और मैं जिस एजेंसी में काम करता हूँ उसका मकसद पाकिस्तान के ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर्स को पकड़ना है। मैंने आज तक जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान था। उसने वजाहत की। तुम जैसे नौजवान से मैं पहली बार मिल रहा हूँ जो आउट ऑफ कंट्री में पलने बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान को अपना मुल्क समझे। सुल्तान साहब ने शहरोज को दाद दी। चले महा बेटा, टाइम भी काफी गुजर चुका है। जी डैड, वो इतना ही बोल पाई। शहरोज आखिरी नजर तक महावीरा को देखता रहा। वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी गेट से बाहर निकाली। बिलाल का आदमी वकास, जो अंधेरे में छुपे हुए शहरोज के घर पर नजर रखे हुए था, उस घर से बाहर आती गाड़ी में महावीरा को देखकर हैरान हुआ। उसने टाइम जाया किए बगैर बिलाल को नंबर मिलाया। हेलो भाई, वो तेजी से बोला। हाँ कहो, क्या बात है? बिलाल ने जवाब दिया। भाई, शहरोज हमदानी से घर से एक गाड़ी निकली है जिसमें भाभी को देखा है मैंने। क्या?
तुमने ठीक से देखा है ना, कहीं तुम्हारा वहम ना हो। बिलाल हैरान हुआ। नहीं भाई, मेरा वहम नहीं है, वो भाभी ही थी। बिलाल ने परेशानी से कॉल डिस्कनेक्ट की और सोच में पड़ गया, आखिर महावीरा का शहरोज से क्या ताल्लुक है। आहिल आज बेहद खुश था। उसे जायशा के वालिदैन की तरफ से हाँ हो चुकी थी। अब वो जल्द अज जल्द अपने डैड को उनके घर लेके जाना चाहता था। रात के 9 बजे का टाइम था जब आहिल अपने बिस्तर पर आया। उसका शिद्दत से दिल चाहा जायशा से बात करने को। उसने पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला और जायशा को कॉल मिलाई। जायशा किचन समेट कर अपने कमरे में आई तो उसका सेल रिंग हो रहा था। उसने बेड के करीब आते हुए मोबाइल उठाया। स्क्रीन पे आहिल का नंबर जगमगा रहा था। उसके दिल ने 200 की स्पीड पकड़ी। वो यही सोच रही थी कि कॉल रिसीव करके बोलने की हिम्मत कैसे करेगी कि कॉल ही बंद हो गई। वो मोबाइल हाथ में लिए बेड पर बैठी और आहिल के दोबारा कॉल आने की मुंतजिर थी। आहिल ने जब देखा कि जायशा ने कॉल रिसीव नहीं की तो उसने फिर से कॉल मिलाई, ये सोचते हुए कि अब भी उसने रिसीव ना की तो सुबह कॉलेज टाइम जाकर उसकी क्लास लेगा। आहिल की फिर से कॉल आई तो उसने रिसीव करके मोबाइल कान को लगाया। अस्सलामुअलैकुम। आहिल की दिलकश आवाज आयशा के कानों में पड़ी। वालेकुम अस्सलाम। जायशा बोली तो आहिल को लगा किसी ने मीठा शहद उसके कानों में घोल दिया हो। कैसी है मेरी होने वाली मनकूहा? आहिल बेतकल्लुफी से बोला तो जायशा के रुखसार सुर्ख हुए। मैं ठीक हूँ। वो इतना ही मुश्किल बोल पाई थी। आहिल की खैरियत मालूम करने के लिए उसके पास हिम्मत न थी। आहिल उसकी हालत जानकर एक साइड मुस्कुराया। कहाँ थी? कॉल पहले क्यों नहीं रिसीव? जी कुछ मसरूफ थी घर में, वो बोल के फिर से खामोश हुई। अगर तुम मेरी ये कॉल भी रिसीव न करती तो मैंने तुमसे सुबह मिलने आ जाना था। जी। जायशा के रोंगटे खड़े हुए। हाँ, अब इतना हक तो बनता है, जल्द ही मिसेस आहिल खानजादा जो बनने वाली हो। जायशा शर्म से पानी हुई। आहिल के मोबाइल में किसी की कॉल आने लगी। उसने देखा तो रेहान का नंबर था। उसने इग्नोर किया कि फिर बात कर लेगा, क्योंकि अभी वो जायशा से बात कर रहा था। दिल तरस रहा है तुम्हें देखने के लिए। आहिल ने खामोशी को तोड़ा। जायशा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आहिल मुसलसल ऐसी बातें कर रहा था जिससे वो बोल नहीं पाती थी। कहो तो तुम्हें देखने आ जाऊं? नहीं प्लीज ऐसे मत करिएगा। जायशा उसके आने की बात सुनकर झट से बोली। आहिल के खूबसूरत होंठों पर मुस्कान के रंग बिखरे। अच्छा तुम कहती हो तो नहीं आता। चलो एक डील करते हैं, शादी से पहले पहले तुम्हें अपनी जितनी बातें मनवानी है मनवा लो, और शादी के बाद मेरी मर्जी चलेगी। वो शरारत से कहता हुआ उसे छेड़ने लगा। जायशा ने अपनी हिरनी जैसी आंखें हैरत से बड़ी की। वो उसे जवाब तो देना चाह रही थी मगर उसमें हिम्मत नहीं थी। इधर आहिल को बार बार रेहान की कॉल्स आ रही थी। उसे मालूम हो गया था जरूर कोई अहम बात है, वरना रेहान ने कभी इस तरह नहीं किया था। अच्छा जायशा, मैं तुमसे फिर बात करूंगा, अभी मुझे जरूरी कॉल आ रही है। जी ठीक है, जायशा बोली तो आहिल ने कॉल डिस्कनेक्ट की। फिर उसने रेहान का नंबर मिलाया तो रेहान ने फौरन कॉल रिसीव की। क्या बात है रेहान, खैर तो है? आहिल बिल्कुल भी खैर नहीं है, तुम अभी मुझसे क्लब में आकर मिलो, वो जल्दी से बोला। लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? आहिल भी परेशान हुआ। आहिल बात तफसील से करने वाली है, कॉल पे नहीं बता सकता, मैं ड्राइव कर रहा हूँ क्लब की तरफ, तुम भी अभी आओ। ओके मैं आ रहा हूँ। आहिल अब परेशान था ऐसी